हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जैन का है। अभी 2023 का हम लोग सारा सेशन करंट अफेयर्स का जो है ना, सारा टॉपिक कवर करेंगे पुराने और नए को मिलाते हुए। जैन 2023 से कवर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ही उसी का आ गया है ना। 74th रिपब्लिक डे मनाया गया। तो 74th जो रिपब्लिक डे मनाया गया उसमें मुख्य अतिथि जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। एक्चुअली 2022-23 में जो G20 का सम्मेलन हुआ है उसमें इनको विशेष अतिथि देश यानी गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था। इसके अलावा तीनों सेनाओं की जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी थी वो पंजाब रेजिमेंट को मिला। जो झांकी था उसमें उत्तराखंड को नंबर 1, महाराष्ट्र सेकेंड और उत्तर प्रदेश थर्ड पे है। सबसे अच्छी झांकी जिस डिपार्टमेंट का था वो ट्राइबल यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय का था, एकलव्य आवासीय मॉडल पे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे फैक्ट्स हैं कि 71वें गणतंत्र दिवस परेड पे हुआ क्या, यहाँ पे 74th जो परेड हुआ है उसमें सेना के ही सभी हथियार यानी सारे जो इंडिया में बने हुए हथियार है ना उसी का प्रदर्शनी हुआ, यानी मेक इन इंडिया वाले ही हथियार हैं। दूसरा, 21 तोपों की जो सलामी है उसमें भारत में बना हुआ 105 mm का इंडियन फील्ड गन का यूज किया गया है। इसके पहले जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था ना 2022 का, उसमें उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद ये इंडिपेंडेंस डे मना है तो इसमें भी ब्रिटिश जमाने का 25 पाउंडर तोप जो है उसको हटा दिया गया है और अब 105 mm का इंडियन फील्ड गन का यूज किया गया है। और मिस्र की भी एक सैन्य टुकड़ी हमारे अग्निवीर जवानों के साथ साथ परेड में हिस्सा ली थी। और भारतीय नौसेना का IL-38 विमान, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, IL-38 विमान जो है वो आखिरी उड़ान भरा है, इसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। दूसरा, 18वीं स्क्वाड राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी क्या है? सबसे पहले हुआ कहाँ? तो राजस्थान के पाली जिले के रोहट में। ठीक है, तो राजस्थान में हुआ है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी। और राजस्थान के भी पाली जिले के रोहट में 4 से 10 यानी 7 दिन का प्रोग्राम था। 18वां है लगभग। उसके लिए जम्बोड़ी जम्बोड़ी में जो ये हुआ है उसके लिए निबली गांव में 3500 से अधिक टेंट लगाए गए हैं। इतने इससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो उसके अंदर पार्टिसिपेंट थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र भी वहाँ पे थे, कलराज मिश्र। और इसकी थीम है शांति के साथ प्रगति। और जम्बूरी का जो प्रोमो सॉन्ग है वो प्रोमो सॉन्ग है पाली धरा पर लाग्यो मेलो। ठीक है, पाली धरा पे लाग्यो मेलो, ये इंपॉर्टेंट राजस्थान देने वालों के लिए भी। 7 दिन का प्रोग्राम है। टोटल 66 सालों के बाद 1956 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद 66वें साल के बाद ये हो रहा है। और सोचिए इस बीच में मात्र 18 ही हुआ है। इसमें 35,000 से अधिक लोग पार्टिसिपेट किए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो राजस्थान को ही मिला है अलग अलग चीज़ों में बेहतर प्रदर्शन के लिए। और इसकी स्टार्टिंग जब हुई थी स्काउट की वो 1951 में हुई थी। और जिसके ठीक पिछला वाला हुआ था 2016-17 वो मैसूर कर्नाटक में हुआ था। इसके साथ है क्या, जम्बूरी होता क्या है? देखिए, जम्बूरी जो है ना 4 साल में एक बार या जब भी लगे कोई विशेष इवेंट है विशेष अवसर आ रहा है तो वहाँ पे स्काउट और गाइड जो है नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें अलग अलग राज्यों से या बाहर से भी, देश के बाहर से भी यूथ आते हैं, आपस में मिलते हैं, एक ही जगह पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और अपने खान पान रीति रिवाज इन सब जो भी कल्चर है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्काउट और गाइड की जो स्थापना है 1950 में हुई थी और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई थी। तो ये सारे इससे रिलेटेड फैक्ट है। यहाँ पर एक और फैक्ट है, वो है संविधान पार्क। जयपुर के राजस्थान में के राजभवन में जो उसका गवर्नर का हाउस है ना, वहाँ पे संविधान पार्क का निर्माण किया गया है
वो कलराज मिश्र जो वहाँ के राज्यपाल उन्होंने ही करवाया है। और उद्घाटन इसी दौरान जब स्काउट का चल रहा था ना, उसी दौरान द्रौपदी मुर्मू ने किया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ बना है? तो पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के अंदर, ठीक है। कोलकाता के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का ये हिस्सा है और लगभग 120 करोड़ की लागत से बना है। इस साल के दिसंबर में पूरा होने के चांसेस है। 520 मीटर की दूरी है, 13 मीटर टोटल नदी सुरंग जो है 13 मीटर का है और 33 मीटर इसकी गहराई है, उसने गहराई पे बनाया गया है। और इतनी दूरी को मात्र 45 सेकेंड में ही ये तय कर लेगा। इससे क्या होगा कि जो समय लगता था ना बहुत ज़्यादा, वो समय कम हो जाएगा। कोलकाता और हावड़ा को ये जोड़ देगा। वही हावड़ा ब्रिज जोड़ता है ना, या तो आप ब्रिज से जा सकते हैं, इसके अलावा आप शिप से जा सकते हैं, तो अधिकांश लोग शिप से भी जाते हैं। तो इस तरह से इसको जोड़ता है। इसके अलावा ये मेट्रो सुरंग का जो निर्माण हो जाएगा, तो इसका जो आधार है वो यूरोप का जो लंदन पेरिस कॉरिडोर है ना, उस आधार पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इतना काफ़ी है। जम्मू एंड कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया। किस मामले में? उसके जितने भी सरकारी या जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड सर्विस है उसको डिजिटल रूप से कर दिया है। यानी सबको ऑफलाइन पूरा हट चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। और कमाल की बात यह है कि उसके ई ऑफिस पे 330 कार्यालय हैं, 330 अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसका 96% के आसपास फाइल निपट चुका है, यानी इतना अधिक काम हुआ है। तो ये जितने भी डिजिटल कश्मीर, और ये प्रोग्राम का नाम है डिजिटल जम्मू और कश्मीर कार्यक्रम। इसके तहत इन्होंने पूरी तरह से सबको डिजिटल कर दिया है और जितने भी ऑफलाइन सेवाएं हैं सब सर्विस को बंद कर दिया है। अब जब भी होगा ऑनलाइन ही होगा। फ़ोन पे का नाम आप अच्छे से जानते हैं। फ़ोन पे से अच्छा खासा ट्रांजैक्शन, इवन सबसे अधिक ट्रांजैक्शन फ़ोन पे से होता है, क्योंकि उसका इंटरफेस बहुत ही अट्रैक्टिंग और बहुत ही ईजी है। अब ये फ़ोन पे ने क्या किया, यूपीआई इंटरनेशनल भी शुरू कर दिया है। यानी फ़ोन पे विदेश में भुगतान करने में सक्षम होने वाली पहली इंडियन फिनटेक कंपनी बन गई है। अब जो इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे और फ़ोन पे अगर वो हैं, तो वो अगर मान लो विदेश में हैं, तो वहाँ पे अगर उनको पैसे देने हैं तो वो फ़ोन पे के थ्रू ही कुछ भी, जैसे यहाँ परचेज करते हैं ना QR कोड स्कैन करके, वहाँ स्कैन करो, फ़ोन पे से पैसे पेमेंट करो, पैसे उन्हीं के करेंसी में ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं के करेंसी में ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और 2015 में लॉन्च हुआ था। वॉलमार्ट इसके अंदर शेयर होल्डर है और ये अभी सबसे अधिक यूज़ किया जा रहा है। अभी क्या है कि UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, इन सब के QR कोड के साथ ये लागू है। धीरे धीरे करके और देशों में भी इसको बढ़ा दिया जाएगा। ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम, जिसको IATS कहते हैं। देखिए, ये ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली है जो 2 ट्रेनों को टकराने से रोकता है। ये बिल्कुल देश में निर्मित है। पहली बार दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर इसको लगाया जाएगा और इसको दिल्ली मेट्रो ने यानी DMRC ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल के साथ मिलकर इसको डेवलप किया, विकसित किया है। भारत वर्ल्ड का छठा ऐसा देश हो जाएगा किसके बाद? फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और चीन के बाद, जिसके पास ये तकनीक है। अमेरिका, रसिया के पास भी नहीं है। और भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली है और चलने और रुकने जैसी बुनियादी कार्य प्रणाली जो भी है वो इसको ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्लांट, सेमीकंडक्टर जो है खास करके अभी तो सेमीकंडक्टर बन रहा है। सेमीकंडक्टर का मार्केट, फ्यूचर मार्केट बहुत अधिक है, ये सब समझ रहे हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद के पास धोलेरा जगह है, वहाँ पे जो विशेष निवेश क्षेत्र है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार होगी। सवाल है, ये सेमीकंडक्टर के लिए कौन पैसे लगा रहा है? तो वेदांता का जो भारत का ग्रुप है वो, और वेदांता जो भारत ग्रुप है वो, और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता
फॉक्सकॉन, ये मिल के लगा रहे हैं और लगभग 1,54,000 करोड़ के आसपास का ये ट्रांजेक्शन मैंने पूरा का समझौता है। और गुजरात सरकार के साथ ये एग्रीमेंट 2022 में ही किया गया था, अब इसको लगाया जा रहा है। कहाँ? तो अहमदाबाद के पास धोलेरा में। इसके बाद पहला हाई कोर्ट जिसने लोकल लैंग्वेज में अपना फैसला सुनाया और वो हाई कोर्ट है केरल का। केरल के हाई कोर्ट ने अभी 2 फैसले दिए और दोनों लोकल यानी मलयालम लैंग्वेज में भी, इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, जो हाई कोर्ट का अपना पोर्टल है उस पर मलयालम लैंग्वेज में भी आ गया है। और जस्टिस कौन थे? तो एस मणिकुमार और जस्टिस शाही पी चाली। नॉर्थ ईस्ट में पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूरब का, कहाँ पे? असम के कामरूप में, ठीक है, असम के कामरूप जिले के सोनापुर में इसको स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, सब कोई जानते ही है उनका। नॉर्थ ईस्ट का पहला होगा जो असम के कामरूप के सोनापुर में लगेगा। रेडलेमॉन टेक्नोलॉजी नाम की व्यवसायी हैं जिसमें पंकज गगोई या राकेश डोले हैं, उनके द्वारा ये बनाया जाएगा 2023 के लास्ट में, यानी नवंबर में इसके चलने की उम्मीद है। ये क्या करेगा? म्यूनिसिपैलिटी से जो भी कचरा वचरा आएगा ना, उस कचरा से लगभग 5 टन के आसपास बायोगैस हर रोज ये बना सकता है। इनके पास ऐसी क्षमता है। ये बड़ा ही कमाल का एक नया खोज है बांस क्रैश बैरियर, यानी जो बैरियर सब बनेंगे ना क्रैश वाला, वो भी बांस से बनाया जाएगा। उसका नाम बाहुबल्ली रखा गया है। फैक्ट क्या है? विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बो क्रैश बैरियर जिसे बाहुबल्ली नाम दिया गया है, किसने NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, कहां पर? तो महाराष्ट्र के बानी बरोरा राज्य मार्ग पर, विदर्भ के इलाके महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। बांस को प्रोत्साहन देना और उस आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक NHAI की असाधारण उपलब्धि है। हुआ है क्या? और ये क्यों बैरिकेडिंग क्यों किया जा रहा है क्रैश बैरियर? क्योंकि बहुत सारे मवेशी जो जानवर है ना, वो अचानक से रोड पे आते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। उसको रोकने के लिए हुआ क्या है पता है? हुआ ये है कि इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स में इसको परीक्षण किया गया, नहीं टूटा। रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के टेस्टिंग के दौरान भी इसको रैंक 1 का दर्जा मिला है। इसके अलावा इंडियन रोड कांग्रेस ने भी इसको मान्यता दे दी है, यानी ये बहुत ही मजबूत है। और इसमें जो यूज करने वाली बांस की प्रजाति है उसका नाम है बम्बूसा बाल्कोआ। इसको यूज करने के पहले इसको क्रेओसोट के तेल से ट्रीट किया जाता है। क्रेओसोट के तेल से ट्रीट करके इसमें हाई क्वालिटी के रीन्यूएबल यानी दोबारा पॉलीथीन पिघल सकता है, उस पॉलीथीन से इसको लपेटा जाता है, जिसके कारण ये टिकाऊ हो जाता है। ये इसका रिसाइकल वैल्यू 50 to 70% है, जबकि स्टील बैरियर का मात्र 30 to 50%। सस्ता भी है, अच्छा भी है और भारत के लिए भी बढ़िया है। निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति से रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति KF जोसेफ की अध्यक्षता में 5 लोगों की बेंच थी। उन्होंने ये फैसला सुनाया है। उन्होंने ये कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो भी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो भी 2 और कमिश्नर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस की समिति के सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। तो राष्ट्रपति तो अपॉइंट करेंगे ही करेंगे, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा विपक्ष कोई नहीं है, तो जो मैक्सिमम सीट लेके आता है उसी के अंदर जो भी नेता होंगे विपक्ष के वो, और चीफ जस्टिस। तो इनको लेकर मतलब राष्ट्रपति को लेकर जो टीम होगी वही इनको चुनाव करेगी। कोलंबिया की बात करें तो अब कोलंबिया में महिलाएं भी सेना में शामिल होगी। ठीक है, 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं के लिए भी अब मतलब मिलिट्री जो एरिया है उसको खोल दिया गया है। और कोलंबिया में इसके साथ ही 1296 महिलाएं भर्ती हो गई हैं। इसके अलावा
कोलंबिया काफ़ी लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों को, यानी जो वहाँ के एडल्ट हैं ना 18 से 24, उनको तो कंपलसरी सेना का सर्विस देना है और ट्रेनिंग लेनी है। महिलाओं का ऐसा नहीं था। 1% के आसपास महिलाएं टोटल चीज़ों में लीड कर रही थी सेना के अंदर। अब इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इंडोनेशिया की नई राजधानी, ये आप जानते होंगे, इंडोनेशिया की नई राजधानी का जो नाम है ये इसी साल का नहीं है, पिछले साल का है। अब हलचल तेज हो गया है। तेज होने का कारण है, इसके नए राजधानी का नाम है नुस्तारा। इंडोनेशिया के समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे के कारण जो राजधानी था जकार्ता, वो जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर बोर्नियो द्वीप पे पहुंच गया है। ठीक है, तो समुद्री जकार्ता के डूबने का डर है, जकार्ता के जावा सागर में डूबने का डर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लेयर बढ़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बोर्नियो पे, जो बोर्नियो आइसलैंड है, वहाँ राजधानी शिफ्ट कर उस जगह का नाम नुस्तारा रख दिया है। नुस्तारा का मतलब द्वीप समूह होता है। इन परियोजना में 466 ट्रिलियन मतलब 32 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा होना है। उम्मीद यह है कि 2024 में 17 अगस्त को जब इनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, हमसे 2 दिन बाद, तो उस दिन इसको ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। राजधानी लगभग तैयार है इनकी बनके। अधिवक्ता संरक्षण कानून, पहली बार भारत में राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए नियम लाया है। यानी अदालत परिसर में वकील के द्वारा जो काम किया जाता है, यानी जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड काम है, उस मामले में यदि उन पे हमला, गंभीर चोट, धमकी वमकी दी जाती है तो फिर उसके तहत एक्शन लिया जाएगा। राष्ट्रपति निलयम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद के बोलाडम तेलंगाना में 22 मार्च को तेलुगु नववर्ष आता है वहाँ पे, जिसका नाम है उगादि। कई सारे फैक्ट्स आपके इसमें है। उगादि के अवसर पे 160 साल से अधिक पुराना क्या ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग राष्ट्रपति निलयम को आम जनता के लिए खोल दिया। आप सोचोगे निलयम है क्या? एक्चुअली राष्ट्रपति निलयम राष्ट्रपति के 3 रेस्ट करने वाले जगहों में से एक है। और पहले जो लोग था, जैसे मुगल गार्डन खुलता था ना, तो उसी तरह से पहले ये एक बार लिमिटेड टाइम के लिए खोला जाता था और लोग निलयम मतलब वहाँ का पार्क, उस पार्क में जा सकते थे। ठीक है, निलयम के पार्क में, राष्ट्रपति के टिकने वाला जो जगह था निलयम, उसके पार्क में जा सकते थे। अब क्या होगा, अब निलयम के पार्क में जाने के साथ साथ उसके अंदर भी जा सकते हैं। अब जो प्रेसिडेंशियल विंग है, जहाँ प्रेसिडेंट खाना खाते हैं, इन सब को ये देख सकते हैं। जो रसोई, जो उनका किचन है, किचन से जोड़ने वाला जो एक भूमिगत सुरंग है, उसके अंदर तेलंगाना का पारंपरिक चेरियल कला पे आधारित चित्र भी है। ठीक है, चेरियल कला पे आधारित चित्र है, उसको भी लोग देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ एक ज्ञान दीर्घा है, उसमें भी जो लोग जाएंगे वो वहाँ के बग्गी और राष्ट्रपति के लिमोजिन के साथ सेल्फी ले सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने जय हिंद रैप और ऐतिहासिक ध्वज की प्रतिकृति का भी उद्घाटन किया है। कुछ को ठीक किया और कुछ का आधारशिला रखा है। और जय हिंद रैप जो है ना, इसको ठीक करने के लिए मतलब उन्होंने एक तरह से उद्घाटन की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये एक सीढ़ीदार कुआं है, ठीक है, बावड़ी है, कुआं है जो पानी की जरूरत को पूरा करता था। और जो ये ऐतिहासिक ध्वज है, ये हैदराबाद को जब मिलाया गया था ना, उसका सिंबल है ये। ठीक है, सिंबल है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्वास्थ्य का अधिकार, वकीलों का अधिकार दिया गया ना, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला। अब क्या हो गया, राजस्थान पहला राज्य बना है जिसके हर एक नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा का कानूनी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही ये राजस्थान ऐसा करने वाला पहला देश हो गया, राज्य हो गया। दूसरा रिकॉर्ड भी इसी के नाम पे है कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य हो गया जो शिक्षा का, उसके अलावा क्या था, भोजन का, खाने का और खाद्य का और शिक्षा का, और अब हेल्थ से रिलेटेड अधिकार भी दिया गया। अब मान लो कोई बीमार होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में तो फ्री इलाज होता था। बाई चांस मान लो अर्जेंट सिचुएशन आ गया और प्राइवेट में भर्ती हो गया, पैसे नहीं है, तो सरकार उसके सारे खर्चे उठाएगी। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया। फिनलैंड, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है, जेंस
स्टोल्टनबर्ग हैं, इसको याद रखिएगा, इन्होंने घोषणा कर दिया कि जो तुर्की लास्ट कंट्री था उसने परमिशन दे दी, उसने सहमति दे दी और फिनलैंड अब नाटो का मेंबर ऑफिशियल बन चुका है, 31वां मेंबर बन चुका है। लास्ट देश तुर्की था जो अपोज कर रहा था, वो भी अब मान गया। अब इसके बाद जो जुलाई 2023 में नाटो का शिखर सम्मेलन होने वाला है लिथुआनिया में, वहाँ फिनलैंड को ऑफिशियल यानी फॉर्मल तरीके से शामिल कर लिया जाएगा। नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन के, अच्छा ये सिर्फ फिनलैंड की बात नहीं थी, फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी एफर्ट किया था, लेकिन तुर्की और हंगरी ने स्वीडन का जो रिक्वेस्ट था उससे इनकार कर दिया। फिनलैंड को एक्सेप्ट कर लिया और स्वीडन वाला इनकार कर दिया। और नाटो का कंडीशन ये है कि जब तक सारे देश साइन नहीं करेंगे मेंबर कोई नहीं बन सकता। एक भी अपोज किया तो मेंबर नहीं बन सकता। रूस ने अपोज किया था फिनलैंड पर, लेकिन क्योंकि फिनलैंड के साथ रूस की 1300 किलोमीटर से अधिक बाउंड्री है जो शेयर हो रहा है। दूसरी तरफ अब सवाल है कि नाटो, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ना उसके बाद क्या हुआ, दो पोल बन गया, एक अमेरिका एक रसिया, दोनों अपना अपना एरिया एक्सटेंड करना चाहता था। रसिया काफ़ी मजबूत था, रसिया ने वार्सा पैक्ट किया था अलग अलग देशों के साथ, तो उसी के कारण इन लोगों ने क्या किया, नाटो पैक्ट किया। तो रसिया ने बाद में वार्सा को भंग कर दिया कि लगा कि अब सिचुएशन नॉर्मल है, बट इन्होंने नाटो को एज इट इज छोड़ दिया। 1949 में फॉर्म हुआ था, एज इट इज छोड़ दिया। इसके बाद से नाटो और रसिया के बीच में इस तरह की चीज़ें चलती है। नाटो के अगर फाउंडर कंट्री की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, ये सब करके टोटल 10 ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने मिलकर इसको फॉर्म किया था। लेकिन अब जब फिनलैंड को मिलाया गया तो टोटल 31 हो गया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। इसके बाद ITU का साउथ एशिया में नया रीजनल ऑफिस खुला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के महरौली में नए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल दूरसंचार संघ, ठीक है, का रीजनल ऑफिस खोला है। और ये जो ITU है वो सूचना और संचार तकनीक के लिए यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। अब ये क्या करेगा, 6G के तकनीक के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करेगा और महरौली में इसको स्थापित किया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS लाइसेंस किसको मिला है, पहले कौन बना रहा है, तो भारत की ही कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर ये क्या किया है कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अब उनका जो रेल मिल है और स्पेशल प्रोफाइल मिल में पहली बार आग लगने की कंडीशन में उसको बर्दाश्त करने वाला, सहने वाला, उसके रेसिस्टेंस वाला स्टील संरचना का निर्माण कर रहा है। निर्माण के लिए इसको BIS का प्रमाण पत्र मिल गया है, ठीक है, मिल गया है। और BIS 15103 याद रखिएगा, BIS 15103 किसके लिए दिया जाता है, अगर आपसे पूछे तो ये इस तरह के स्ट्रक्चरल स्टील के लिए दिया जाता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर को एक लंबे समय तक बर्दाश्त कर सके। ये जो स्टील है ये 6 डिग्री सेल्सियस को 3 घंटे की तक आराम से रोक सकता है। इससे अलग अलग तरह की इंडस्ट्री, अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब को बनाया जा सकता है। तो जिंदल ग्रुप का है, इसको BIS 15103 का प्रमाण पत्र मिला है जो आग से रेसिस्टेंस करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर, चिप बनाने का, मेमोरी कार्ड ये सब बनता है ना, उसका दक्षिण कोरिया, सैमसंग वहीं की है ना। तो सैमसंग ने दक्षिण कोरिया के सियोल में $230 बिलियन इन्वेस्ट करके कंप्यूटर चिप का निर्माण करेगा। और ऐसा मतलब ये जो सियोल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा हाईटेक सिस्टम ये होगा। और अभी क्या हो रहा है कि या तो दक्षिण कोरिया या ताइवान, यही दो ऐसा जगह है जो पूरी दुनिया को एक तरह से चिप दे रहा है, ठीक है। जो छोटा सा मेमोरी कार्ड है वो इंडिया में नहीं बन पा रहा है, ये ताइवान या दक्षिण कोरिया से ही आता है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के।